तो इस तरह से ये एक आधारी हल निकला B1 के संगत। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे हम B2 के संगत। तो B2 के संगत जो आधारी हल निकलेगा तथा XB2 इक्वल टू, यह बनेगा यहाँ B2 इनवर्स B। तो यहाँ B2 में जो सदस्य हैं वो हैं अल्फा 1 अल्फा 3। तो इनके संगत जो चर होंगे वो रहेंगे x1 x3। अब यहाँ B2 का इनवर्स निकालोगे तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही तरीका बताया। B2 का अगर इनवर्स निकाला है तो ये माइनस जो 4 है ना डिटरमिनेंट, इसका भाग लगाएंगे माइनस का 1/4। और -1/4 के साथ साथ ये जो 2 और 4 है ना इनको बदल दो, 2 की जगह 4 कर देंगे, 4 की जगह 2 कर देंगे। और ये 6 और 2 है, इनके चिन्ह बदलते हैं बस, यानी यहाँ -2 और यहाँ माइनस का 6। और जो b की वैल्यू है वो थी यहाँ 32। स्मॉल जो b है ये, इसकी वैल्यू अपने पास 32। अब इसकी कैलकुलेशन करें, -1/4, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचा। फिर माइनस का 18, -18 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 14 बनेगा। और इसमें आप भाग लगाएं -4 का, -4 का 8 में भाग देंगे तो -2 बार गया, -4 का 14 में भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 7/2 बचा ये। ऐसे ही XB3 निकालें तो यह बनेगा B3 इनवर्स B। तो जो B3 इनवर्स की वैल्यू है मोड में जो B3 है इसकी वैल्यू है 6। तो यहाँ 6 से भाग देंगे। और B3 है, ये है 2 6, तो इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा 6 2। और 6 और जो 1 है इनके साइन बदल देंगे। फिर है हमारे पास स्मॉल b की जो वैल्यू वो थी 3 2। इसको सॉल्व किया जाए तो 1/6, 6 गुणा 3 18 - 2, तो यहाँ आएगा 16। ऐसे ही -18 प्लस 4, तो यहाँ रहेगा ये माइनस का 14। 6 का भाग लगाएंगे 16 में तो आएगा 8/3। -14 में 6 का भाग लगाएंगे तो -7/3, यह बन जाएगा। अब ऐसे ही XB4 निकालेंगे तो ये बनेगा B4 का इनवर्स इंटू B4 की जो वैल्यू है, B4 की जो वैल्यू, अच्छा एक और बात देखेंगे आप यहाँ कि XB3 है ना, B3 में जो सदस्य हैं अल्फा 1 अल्फा 4 हैं, तो इनके संगत जो चर होंगे वो x1 और x4 रहेंगे। अब यहाँ XB4 इसको भी सॉल्व किया जाए तो आप देखेंगे इसमें कि B4 का जो डिटरमिनेंट है ना वो है अपने पास 1/16 हो जाएगा यहाँ, यानी 1/16 लिखोगे तो अब यहाँ B4 है, B4 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 6 4 है, तो बदल दो, 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6 कर देंगे। फिर ये जो 2 और 4 है ना इनके चिन्ह बदल देते हैं, 2 की जगह -2, 4 की जगह -4। और ये है यहाँ 3 2। कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ ही रहेगी मेरी आवाज़। देखेंगे 4 -2 है ना, इस पंक्ति का इससे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3 12 होगा, 12 - 4 करेंगे तो 8 बचा। और माइनस का 12 प्लस 12 करोगे ये 0 आया। अब आप इसमें 16 का भाग लगाओगे तो यहाँ ये भी देखोगे आप XB4 में जो सदस्य हैं वो अल्फा 2 अल्फा 3 हैं, तो इनके संगत जो चर होंगे वो x2 और x3 होंगे। बराबर में आएगा ये, आप अगर 16 का भाग दें 8 में तो 1/2 बचा, और ये 0 में देंगे तो 0 आया। अब ऐसे ही XB5 है ना, B5 में भी देखें, इस B5 में जो सदस्य हैं 2 4 हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम B5 में 2 4 है ना सदस्य, तो इसमें XB5 हमें निकालना है। तो इसके लिए ये बन जाएगा B5 इनवर्स B। तो
B5 इनवर्स है ना, तो यहाँ देखोगे आप B5 के लिए कितना है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट है 32, तो इस 32 का भाग लगाएंगे 1/32 और B5 इनवर्स है ना, तो B5 इनवर्स, तो V5 इनवर्स निकालने के लिए ये जो डिटरमिनेंट है इनको बदल देंगे, 6 6 है इनको ऐसे, क्योंकि 6 6 है इनको बदल दो तो भी इतने ही रहेंगे, और जो ये 1 और 4 है इनके चिन्ह बदल दो, 1 की जगह -1, 4 की जगह -4, और b की वैल्यू है अपने पास 3 2, इनके हमें गुणा करने हैं, तो 1/32 और 6 गुणा 3 18 -2, यानी 18 - 2 करेंगे 16 बना, और माइनस का 12 प्लस 12 तो ये 0 आएगा, 32 का भाग देंगे 16 में, 32 का भाग देंगे 16 में तो 1/2 आएगा, 0 में देंगे 0 आएगा। XB5 में जो सदिश थे वो α2 α3 थे, तो इसका मतलब चर जो रहेंगे वो x2 और x4 रहेंगे। ये हो गया। अब देखिए एक ही बचा है B6, अब B6 के लिए और कैलकुलेट करें हम, इस B6 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखोगे इस B6 में α3 α4 हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप XB6 इज इक्वल टू B6 का इनवर्स B6 का जो सारणिक है ना वो है 8, तो 1/8 आएगा, और यहाँ B6 ये जो 2 6 है ना 2 6 को बदल देंगे, ये तो हो जाएगा 6 2, और ये जो 1 4 है ना इस 1 4 को भी हम, ये जो 1 4 लिखा हुआ है इनके चिन्ह बदल देंगे, तो -1 -4 बनाइए, 6 2 -1 -4, और b का जो मान है 3 2 उसको भी लिख देंगे, b की जो वैल्यू है 3 2 इसको भी लिखें यहाँ 3 2, तो आप इसमें XB6 है ना, XB6 के लिए जो चर थे सदिश तो α3 α4 थे, तो इसके लिए जो चर लिखे जाएंगे वो x3 x4 लिखे जाएंगे। अब यहाँ ये बन जाएगा 1/8, गुणा करोगे 6 का गुणा 3 से 18, 18 - 2 करोगे तो 16, ऐसे ही -4 का 3 से करेंगे -12 प्लस 4, तो ये बना -8, 8 का भाग लगाओगे तो 16 में 2 बार और ये -1 बार, तो अब इस तरह से आधारी हल जितने भी निकले, अतः आधारी हल मतलब जब लिख चुका होता हूँ ना तब बोलती है अरे हट जा, अरे हट जा, कितना अच्छा है लाड़ा गजब है वो, इसी का तो इस तरह से जितने भी आधारी हल बने ना, वो उनमें से पहला आधारी हल है, आप देखेंगे x1 x2 का मान 0 1/2 आया, 0 1/2 आया, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1/2, लेकिन x3 x4 तो 0 0 रहेंगे ना, क्योंकि आपने n-m किया था ना, तो दो चरों को शून्य रखा था, तो दो दो चर शून्य रहेंगे, तो यहाँ से x1 x2 की वैल्यू 0 1/2 और बाकी के दो 0, ऐसे ही, ऐसे ही क्या है यहाँ दूसरे के लिए किया, तो x1 की वैल्यू तो कितनी है, x1 की वैल्यू -2 है, और x2 इसमें है नहीं तो 0, x3 की वैल्यू 7/2 है, और x4 इसमें है नहीं तो वो भी 0, यानी केवल 1 3 है इसमें, यानी -2 7/2, 1 3 है, 1 तो है -2, सेकंड नहीं है 0, और जो थर्ड है वो है 7/2, फोर्थ नहीं है तो वो भी 0, ऐसे ही इसमें XB3 यानी इसमें x1 x4 है, तो 2 3 नहीं है ना, 2 3 0 रहेंगे, और 2 3 0 रहेंगे तो आप x1 की वैल्यू तो रखोगे 8/3, 8/3, और 2 0 और 3 0, फिर x4 की जो वैल्यू है वो है -7/3, -7/3, ऐसे ही इसमें XB4 की वैल्यू लिखें, तो x2 की वैल्यू है देखो 2 3 है, तो 1 4 क्या रहेंगे 0,
1 और 4 है वो 0 रहेंगे, तो x2 की वैल्यू 1/2 है, और 1 4 0 हो गए, और बाकी का जो था यहाँ वो भी एलिमेंट क्या है, 0 है। अब x भी 5 में लिखे हैं, तो 2 4 2 तो 1/2 है, और 4 है वो 0 है, तो ये बन जाएगा 0 1/2 0 0, मतलब केवल और केवल 2 है ना वो 1/2 है, बाकी के सब 0। अब एक और बचा जो कि ये वाला है 6 वाले के लिए, तथा ये वाला है x3 x4, x3 की वैल्यू है, देखो x3 x4 की वैल्यू है ये, यानी 1 2 नहीं है तो वो 0 रखेंगे, तो x3 की वैल्यू है यहाँ 2, और x4 की वैल्यू है यहाँ -1। ये तो आपने निकाले केवल और केवल अभी आधारी हल। अब हम आधारी सुसंगत हल की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव होते हैं उनको छोड़ देते हैं। आधारी सुसंगत हल, इनमें जो नेगेटिव है ना उनको छोड़ देंगे, कि ये नेगेटिव है, यहाँ आ रहा है नेगेटिव, एक इसमें नेगेटिव आ रहा है और एक इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, तो जो आधारी सुसंगत हल बना वो रहा 0 1/2 0 0, 0 1/2 0 0, और 0 1/2 0 0, ये रहे। अब ये आधारी सुसंगत हल में ये तीन ही मान रहे और वो भी कैसे समान है, तो चरम बिंदु और पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तब चरम बिंदु हल या चरम बिंदु रहेगा 0 1/2 0 0, क्योंकि यही सब में समान है। अब अपभ्रष्ट की पूछता ना ये, इसमें अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट, तो अपभ्रष्ट के केस में बताया कि कम से कम एक 0 हो, तो देखो आधारी चर दो दो आधारी चर जो थे ना उनमें दो दो आधारी चर थे और बाकी के दो दो 0 थे, तो अगर अपभ्रष्ट की कंडीशन की बात करें तो ये दोनों 0 हैं, यानी इनमें से देखो अपभ्रष्ट की कंडीशन में क्या है कि दो तो 0 करने ही करने होते हैं हमें, और दो 0 नहीं करने थे, लेकिन यहाँ तो वो भी 0 आ रहा है। अगर दो 0 होने के अलावा इन दो को जो 0 होती है उनमें उनके अलावा भी कोई और 0 आ जाए तो अपभ्रष्ट होता है, तो ये अपभ्रष्ट भी रहेगा, अपभ्रष्ट आधारी हल। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अभी इस पर डिपेंड कुछ और भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट लें और डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। कोई छोटा सा क्वेश्चन लेंगे इसमें। तो आगे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके लिए, और वो है क्वेश्चन, आप कोई छोटा सा सेलेक्ट करते हैं। देखिए आगे कुछ डेफिनेशन और आएंगे, अभी क्या है कि हम डेफिनेशन सेलेक्ट करते हैं इसमें, और अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से कोई भाग किया हो तो बताएं, रह गया हो तो बताएं। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। एक तो होता है बिंदु समुच्चय, बिंदु समुच्चय, और बिंदु समुच्चय क्या होता है कि किसी भी समष्टि जो ई एन होती है ना, ई एन कहो या यूक्लिडियन समष्टि आर एन कहो, अगर इस समष्टि ई एन में जो पॉइंट्स होते हैं ना x1 x2 या x1 x2 x3 या फिर x1 x2 x3 x4, और या फिर x1 x2 xn, इस टाइप के यानी 2D में 3D में 4D में n डायमेंशन में, अगर इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी जो पॉइंट हैं वो पॉइंट अगर आर एन में है, तो कोई भी ऐसा समुच्चय एक्स जिसमें इस टाइप के सारे पॉइंट्स भरे पड़े हों तो उसे हम बिंदु समुच्चय कहेंगे। लेकिन सभी प्रकार के बिंदु तो क्या है आर एन में ही होते हैं, आर एन कहूँ या फिर
ई एन का हो। तो यहाँ हम बिंदु समुच्चय के बारे में चर्चा जो कर रहे हैं, तो वो इसकी डेफिनेशन, किसी यूक्लिडीय समष्टि ई एन के कुछ बिंदुओं का समुच्चय किसी यूक्लिडीय समष्टि ई एन के कुछ बिंदुओं का समुच्चय बिंदु समुच्चय कहलाता है। अब बिंदु समुच्चय क्या है? परिमित अपरिमित दो प्रकार का हो सकता है। तो ये कह भी सकते हो आप कि बिंदु समुच्चय में सदिशों की संख्या परिमित या अपरिमित हो सकती है। अब देखो, इसमें एक आता है अधिसमतल, इसको हम उन्विम समतल भी कहते हैं। तो जो अधिसमतल है, अधिसमतल जिसको कि हम उन्विम समतल भी कहते हैं। तो आप इस अधिसमतल के बारे में समझो। इस बिंदु समुच्चय में कोई समुच्चय एच, कोई समुच्चय जो एच है ना, समझें जिस तरह से कि ये कोई बिंदु समुच्चय है, इसमें बिंदु है। अब कोई भी समुच्चय इस प्रकार का हो जो इसको तीन भागों में बांटे। तीन भागों में किस तरह से? जिस समुच्चय के बारे में हम बात कर रहे हैं वह समुच्चय होगा एक्स, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जेड। तो ये जो समुच्चय लिया है, यानी वे सभी बिंदु, वे सभी, किसी भी बिंदु समुच्चय में वे सभी पॉइंट जो ए एक्स इज इक्वल टू जेड इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हो, तो वह उन्विम समतल या अधिसमतल कहलाता है, जो कि बिंदु समुच्चय को तीन भागों में बांटता है। एक तो क्या है, ए एक्स लेस देन जेड, एक ए एक्स ग्रेटर देन जेड, और एक ए एक्स इज इक्वल टू जेड। इन तीन भागों में बांटता है। तो बिंदु समुच्चय को जो अधिसमतल होता है वो तीन भाग में बांटता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी समष्टि ई एन में समुच्चय, किसी समष्टि ई एन में समुच्चय एच इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जेड अधिसमतल कहलाता है। जो कि बिंदु समुच्चय को तीन भागों में बांटता है। पहला भाग उसको लिख सकते हो आप, एच वन इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स लेस देन जेड। दूसरा भाग एच टू एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जेड। और तीसरा भाग है इसमें
H3 इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स ग्रेटर देन जेड, ये 3 होते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे कल की मीटिंग में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे।